Okay, everyone. Those who are attending class on Teams, today we are going to revise chapter 11, Human Eye and the Colorful World. And the Colorful World. Okay. So, since you already have given the half-yearly exam, pre-board first, this chapter have came and several topics from this chapter have came. You are going to have your first test series, and the paper for science is on 19th, right? आपका 19th को एग्जाम है, today is 17. आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं in physics. The syllabus is. Am I audible? Students on Teams, am I audible? Human Eye and Colorful World, and chapter number 10, Light. So now you have to pay attention and focus on these two chapters. ठीक है, अब आपको इन्हीं दोनों चैप्टर पे फोकस करना है और इन्हीं को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका 19 को फिर एग्जाम है. ये एग्जाम 40 मार्क्स का होगा. ठीक है, दिस एग्जाम इज ऑफ 40 मार्क्स, आउट ऑफ विच यू आर गोइंग टू हैव 13 मार्क्स फिजिक्स. आपकी कितने मार्क्स की फिजिक्स होगी? 13. तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे 13 में 13 पूरे मार्क्स चाहिए. समझ में आया? तो आपका 13 मार्क्स का फिजिक्स है, और जिसमें यू आर गोइंग टू हैव 3 MCQs, 2 MCQs, 1 assertion and reason question जैसे अभी आया था. और क्या आएगा? आपके एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. 5 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है तो वो आपको पूरे 5 मार्क्स देंगे, एंड 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा लेंदी, आपको इतना लंबे लंबे पेजेस में लिखना है. ठीक है, समझ में आया? तो अभी आपको इन दोनों चैप्टर्स पे फोकस करना है. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन दोनों ही चैप्टर्स में. ठीक है, तो आज मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा रही हूँ आपको, मैं भी इसको डिस्कस भी करूंगी, एंड आपका आज होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क. आपको सीरियसली इसको क्या करना है, घर पे जाके लर्न करना है. जब आप कल आएंगे तो कल मैं आपसे ये चीजें पूछूंगी, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर लाइट. ठीक है, Human Eye and the Colorful World. इसमें जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत एकदम थ्योरेटिकल है, बहुत आराम से आपको समझ में आने चाहिए. पहला टॉपिक जो है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट. आपने पूरी देखा अभी एग्जाम में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और उसके ऊपर जो फिनोमेना डिपेंड करते हैं उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे. ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, इफ यू आर हैविंग पेपर लाए हो आप लोग, पेपर निकालो अपना. ऑल्दो आई एम गोइंग टू डिस्कस द होल पेपर, मैं आपका पेपर डिस्कस करूंगी 19th को, बट सिंस दिस टॉपिक वी आर हैविंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक आल्सो, डिस्पर्जन. नो बेटा, आई कांट गिव यू. ठीक है, इट्स पेंडेमिक टाइम, यू आल्सो हैव टू ब्रिंग योर ओन पेपर. नाउ एक क्वेश्चन था, अच्छा ये पहले टॉपिक्स आप लिख लो. ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो प्रिज्म से जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, आपको वो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि डिस्पर्शन का मतलब होता है कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट, किसी भी कलर की लाइट हो, और उसके अंदर अगर और कलर प्रेजेंट है, तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उससे वो लाइट पास करे तो उसके जितने कलर्स उसके अंदर हैं वो सारे कलर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो एक वर्ड होता है स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मतलब होता है टूट जाना, अलग अलग हो जाना, और एक होता है स्कैटर. स्कैटर मतलब होता है फैल जाना. तो काफी बच्चों ने ये चीजें बहुत मतलब गलत की हैं कि रेड लाइट से स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स का टॉपिक डिस्पर्जन में ऐड कर दिया. तो वो चीजें नहीं करनी है, आपको क्लियर रखना है. तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको प्रिज्म से पढ़ना है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो क्या होता है. ठीक है, दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. उसके बाद नेक्स्ट इज, इसमें अगर आपको रेनबो फॉर्मेशन पता हो, रेनबो फॉर्मेशन में भी आपको कलर्स दिखते हैं, 7 कलर्स दिखता है, तो वो मैंने आपको बताया था रेनबो. तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है उसकी पूरी आपको पूरा उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है.
सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जितना एनसीईआरटी में दिया है आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। सिर्फ इस चैप्टर के लिए स्पेशली यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी अदर बुक, यू हैव टू जस्ट स्टडी फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सिर्फ 3 पन्नों में सारा चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि आपको बाकी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। सो यू आर हैविंग ओनली 3 पेजेस, और उन 3 पेजेस को आपको इतने अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है, उसके डायग्राम्स, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। उसी में से आपके अगर 13 मार्क्स का आपका टोटल आ रहा है, 13 का हाफ कितना हो गया, 6.5, ठीक है। तो 6.5 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। समझ में आया? तो ये आपको आपका स्कोरिंग चैप्टर है, इससे आप अच्छे से स्कोर कर लोगे, क्योंकि लाइव चैप्टर में क्या होता है, उसमें रे डायग्राम्स आ जाते हैं। अगर मान लो वो आप नहीं कर पाए, फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, तो उसमें अगर आपको डिफिकल्टी होती है वो दूसरी चीज है। बट दिस चैप्टर इज स्कोरिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा इसमें ये होता है, तो आप उसको तुरंत लिख लोगे। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना बेटा। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस पे भी क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था इस पे? यू हैव अ 5 मार्क क्वेश्चन ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें सब टॉपिक्स थे वैसे ही उसमें भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में सब टॉपिक्स क्या पढ़े? प्रिज्म से डिस्पर्जन और रेनबो फॉर्मेशन। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब लाइट रे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर एलिमेंट में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी था क्लास में, काफी बच्चों ने इसको लिखा है अच्छे से, बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सब टॉपिक्स क्या क्या आ जाते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स बताओ, आप किस किस पे देखते हो? सन का क्या? लाइट 2 minutes earlier. यस, यानी एडवांस्ड सनराइज, यानी आपका जो सन है वो क्या हो रहा है, इट राइजेस अर्ली, वो आपको 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है एज कंपेयर टू जो उसका एक्चुअल टाइम है उससे आपको 2 मिनट पहले दिखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज। एंड इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सनसेट भी क्या होता है, आपको 2 मिनट का दिखता रहता है, यानी जो एक्चुअली सनसेट होना चाहिए उसके बाद भी आपको सन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सन को सेट होने में डिले हो रहा है, ठीक है। सन को टाइम से डिले, मतलब सन को टाइम से सेट नीचे चले जाना चाहिए था होराइजन से, बट आपको इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से जो लाइट रे आ रही है वो आपके आईज तक पहुंच जाती है बेंड होके। तो इसलिए आपको इसको क्या बोलेंगे, डिलेड सनसेट। ये क्वेश्चन आया था, डिलेड सनसेट। समझ में आया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है एडवांस सनराइज। सनराइज जल्दी क्यों होता है उसका रीजन सबसे पहले आपको समझ में आ गया, क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिलेड सनसेट क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया? अगर आपको मेन टॉपिक्स याद हैं और उनके सब टॉपिक्स पता हैं तो आप उसका रीजन तो अपने आप ही लिख सकते हो कि रेनबो फॉर्मेशन, व्हाई द रेनबो फॉर्म, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Why the sun delayed by 2 minutes? Because of atmospheric refraction. तो आपको टॉपिक्स भी याद रखने हैं। टॉपिक्स अगर आपको अपने एक पेपर पे सारे टॉपिक्स आप लिखोगे, अपने रूम में चिपका लोगे, ठीक है। इसकी डिटेल आप अंदर से पढ़ो, लेकिन तो अगर टॉपिक्स ही याद है तो आप बना के लिख सकते हो। समझ में आया? तरीका होता है काम करने का, इसी में आपको मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का सब टॉपिक, और क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। वेरी गुड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन क्या, मोर देन 1 or 2 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दीज ओनली। तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, बिकॉज वो क्या हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। इस एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से जो बहुत दूर स्टार्स हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ पॉइंट सोर्स, वहां से लाइट रेज आ रही है और आप तक रिफ्लेक्ट होकर आपको उनकी इमेज दिखती है कि तारा चमक रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अर्थ भी मूव कर रही है और प्लस तारे तो अपनी जगह पे ही है, पर उनसे जो लाइट रेज है वो थोड़ा थोड़ा बेंड होकर आपके तक आ रही है, ठीक है। जितना एटमॉस्फेयर जहां जहां पे एटमॉस्फेयर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग लाइट रेज बेंड होगी, और जब बेंड होगी तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो आपको क्या लगेगा, आज स्टार यहाँ चमक रहा था, आज यहाँ चमक रहा है, या फिर अभी इधर चमक रहा है, मतलब थोड़ा आसपास में ही इस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की वजह से लाइट रेज आपको सीधी नहीं आ रही है, थोड़ा सा बेंड होके आ रही है। तो आपको स्टार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ फिर कभी वहां ऐसे दिखेगा आसपास। तो इट मीन्स दैट यू विल सी दैट दिस स्टार इज ब्लिंकिंग, ठीक है, या ट्विंकलिंग, एक जगह से दूसरी जगह चमक रहा है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों दिख रहा है हमें, एग्जैक्टली एक पोजीशन पे स्टार क्यों नहीं दिखता है,
दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है ना अर्थ के चारों तरफ, उसकी वजह से जो लाइट रे आ रही है वो क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है, और हमें वो हर दिन अलग अलग जगह पे बेंड होते हुए दिखती है। तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं समझ में आती है कि स्टार कहाँ पे है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था स्टार आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन। जहाँ पे स्टार एक्चुअली है वो आपको एक्चुअली वहां पे नहीं दिखेगा, वो कहीं से ऊपर से आते हुए दिखेगा, क्योंकि लाइट में जो बेंड होके आती है आप तक, मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगी, मैंने आपको दिखाया भी है। I have made all the videos and I have also shown in the videos। अगर आप एक दो बार वीडियो क्लासेस भी जो आपके हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, उनको आप खोल के देख लोगे, आप स्पीड बढ़ा के देख लो, अगर आपको लगता है लंबा वीडियो है तो आप स्पीड बढ़ा के देख लो, जो आपके काम के पॉइंट्स हैं उनको आप जरूर नोट डाउन कर लो उन वीडियो से, ठीक है। और आप खुद से पढ़ोगे तब आपको डाउट्स मिलेंगे और तभी आप डाउट्स पूछ पाओगे, तो प्लीज खुद से आप स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो ये हो गया एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये तीनों टॉपिक आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। एक और टॉपिक आया था, एक क्वेश्चन और आया था क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों ट्विंकल करते हैं, सिर्फ स्टार्स ही क्यों ट्विंकल करते हैं, याद है? क्वेश्चन नंबर 36 सेकेंड पार्ट, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 36 का और पार्ट देखो नीचे, इसका सी ऑप्शन देखो, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। प्लैनेट्स रात में ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज प्लैनेट्स आर वेरी क्लोजर टू अर्थ, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, प्लस दे आर मेड। आपको इसका पूरा आंसर बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको बुक में अंडरलाइन भी कराया था। इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास ऑन रेगुलर बेसिस, आई हैव अंडरलाइन दिस आंसर। और मैंने उस समय भी कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ो। बट स्टिल चलो ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लाइट का, वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ अभी एग्जाम में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं आया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, समझ में आया? तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट आप यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस टॉपिक हैव नॉट कम, तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस बार के लिए। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का बिखर जाना, ठीक है, पार्टिकल से टकरा के लाइट क्या होगी? बिखर गई। एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि लाइट बेंड हो गई। डिस्पर्जन का मतलब है कि लाइट के जितने कलर है उन कलर में टूट गई। तो अब क्या हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लाइट जो है वो किसी पार्टिकल, जैसे व्हाइट लाइट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जब किसी पार्टिकल में फॉल हो रही है एटमॉस्फेयर पे आने के बाद, तो उसके अंदर 7 कलर्स हैं। तो क्या होता है 7 कलर्स में जिनकी स्मॉल वेवलेंथ है, ठीक है, आपने विबग्योर पढ़ा था। विबग्योर में सबसे शॉर्ट वेवलेंथ वाला कौन सा कलर है? वायलेट। आप लोग इतना कंफ्यूज हुए बेटा इसमें, हमेशा याद रखो छोटे से बड़ा, ठीक है। विबग्योर में आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो। काफी बच्चों ने डायग्राम में ये गलती करी है दैट यू हैव मेड यहाँ पे वायलेट एंड यहाँ पे रेड, तो दिस इज रॉन्ग, आपका डायग्राम वहीं तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो जब भी प्रिज्म में व्हाइट लाइट जाएगी तो वो इस तरीके से बेंड होगी, दिस बिकम वायलेट एंड दिस बिकम रेड, उसके बीच के सारे कलर लिख दो विबग्योर, ठीक है। तो नीचे वाले एंड पे हमेशा कौन रहेगा? वायलेट। जो नीचे वाले एंड पे रहेगा उसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना ये कहता है कि जो भी लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर्स हैं उसमें जो पहले जैसे किसी पार्टिकल से टकराए, तो टकराने के बाद उस कलर में जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो पहले स्कैटर हो जाएगी, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वो सबसे कम स्कैटर होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है सबसे पहले वो स्कैटर होती चली जाएगी। मैंने शायद इसको पूरा अच्छे से डायग्राम बना के आपको पढ़ाया भी है, एक बार प्लीज गो थ्रू द वीडियो, ठीक है। मैं आपको वापस से पढ़ा दूंगी, नो इशू, लेकिन आप लोग प्रीवियस क्लास की वीडियोस भी देखो, उससे मैंने आपको प्रॉपर वीडियो चला के भी दिखाया था, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपका जो फर्स्ट फिनोमेना है वो ये है, किसी को पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फर्स्ट फिनोमेना? चिंतन इफेक्ट तो नहीं, यस, व्हाई रेनबो? नो बेटा, रेनबो इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाई is the color of sky is blue? This is the reason.
have told you that अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी फाइन इन साइज, वो बहुत छोटे साइज के हैं, और जब व्हाइट लाइट इनमें फॉल करती है, जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल पे जब लाइट फॉल करती है तो इनका साइज इतना छोटा है कि ये स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें स्कैटर पहले कलर कौन सा होगा जिसकी वेवलेंथ कम हो, तो पहले कौन सा कलर स्कैटर होगा, वायलेट, ठीक है। वायलेट के बाद नेक्स्ट कलर कौन सा स्कैटर होगा, इंडिगो, वेरी गुड सक्षम, ब्लू। आफ्टर दिस उसके बाद सबसे कम कौन होगा, रेड। तो लीस्ट स्कैटर्ड का मतलब जो सबसे कम स्कैटर होगा वो कौन सा कलर होगा, रेड, ठीक है। अब समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आता है, एक तो ये आ गया व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, बिकॉज वायलेट लाइट जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है और वो पूरे सबसे पहले स्कैटर कर जाएगी। तो आपको जो मतलब जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है किस कलर के दिखाई देंगे, ब्लू कलर के। समझ में आ गया। इसलिए आपको स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और बहुत बड़ा फिनोमिना है, और वो ये है कि आपको सन जो है वो इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे, होराइजन के टाइम पे जब होता है तो आपको किस कलर का दिखता है, रेड। तो वाई द कलर appears, the color of sun appears red at the time of sunrise and sunset। सनसेट या सनराइज के टाइम पे आपको जो कलर है सन का वो रेड क्यों दिखता है, anyone on teams? Anyone want to explain this? Yes. Anyone want to explain why sun appears red at the time of sunset and sunrise? Muskan? Rajavardhan Shukla, are you here in class? Okay, Muskan, just tell me why the color of sun appears red during sunrise. Sunrise के टाइम पे रेड कलर का सन क्यों दिखता है? You are going to have your test series 1 और साइंस का एग्जाम 19 को है। Yes, Rajavardhan. And during sunrise and आप लोग खुद सोचो, सनराइज अभी मैंने आपको क्या बताया, यस, एक सेकेंड ना, यस। सो आई हैव टोल्ड यू दैट कि सबसे पहले स्कैटर कौन हो जाएगा, वायलेट, फिर इंडिगो। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन कहाँ पे होता है, होराइजन पे होता है, ठीक है, होराइजन पे सन है। तो अब जो सन से लाइट आएगी उसको बहुत लंबा पाथ चल के आना पड़ेगा, समझ लो ये चीज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ, ठीक है, और ये पूरा आपके चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर। ये चारों तरफ आपके एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज योर होराइजन, और जो सन है वो अभी यहीं पर ही है, तो होराइजन से जब ऊपर आएगा तब तो आप उसको देख पाओगे। ऐसा होता है, आपको कोई भी आप ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हो जब वो होराइजन से ऊपर आएगा और आपकी आईज तक उसकी लाइट आने लगे। लेकिन होता क्या है ये, लेकिन लाइट तो सन हमेशा सन इमिट्स लाइट ऑल द टाइम, सन तो लाइट हर वक्त भेज रहा है। तो आप होता ये है, एक सेकेंड,
सी यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, आप यहाँ खड़े थे, एंड दिस लाइट रे फ्रॉम द सन ये यहाँ से पास होते 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 यहाँ तक आप तक आ रही है, और आने के रास्ते में इसको बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हैं, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत सारे पार्टिकल। एक सिंगल लाइट रे है, दिस इज अ सिंगल लाइट रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एक सिंगल लाइट रे, आप एक सिंगल लाइट रे हम ले रहे हैं जो होराइजन पे, जब सन है, सन एकदम नियर होराइजन है और वो आप तक आ रहा है, तो क्या होता है, सारे जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, इससे जब वो टकराएगा तो इसमें ये व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट किस कलर में टूटेगी, 7 कलर्स में। तो सबसे पहले कौन जाएगा, जैसे इस मान लो ये पार्टिकल था, इस पे जैसे ही लाइट रे फॉल हुई तो इस सबसे पहले इसमें से कौन सा कलर स्कैटर हो जाएगा, वायलेट। तो इसका क्या हुआ, जैसे ही इस पे फॉल हुई वैसे ही वायलेट कलर क्या हो गया, वो स्कैटर अवे हो गया। अब उसके बाद जो बाकी बचे हुए कलर्स है, 6 कलर्स जो बाकी बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्टिकल के पास पहुंचा, ठीक है, वही लाइट रे है लेकिन उसमें एक कलर जो था वो स्कैटर हो गया है। अब वो जैसे इसके पास पहुंचेगा तो फिर कौन सा कलर स्कैटर हो जाएगा, इंडिगो। आप ये जैसे आप यहाँ पहुंचे आपका इंडिगो भी स्कैटर हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट जब पहुंचेंगे तो फिर कौन सा स्कैटर हो जाएगा, ब्लू, आपका ब्लू कलर भी स्कैटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल पे जैसे आप पहुंचे तो ग्रीन कलर गेट्स स्कैटर्ड आउट। अब लाइट में कितने कलर बचे हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अभी भी आपकी आईज तक पहुंची नहीं है लाइट रे, उस तभी भी उसमें 3 कलर्स बचे हुए हैं। फिर नेक्स्ट कलर जो स्कैटर हो जाएगा वो कौन सा होगा, येलो। येलो कलर गेट स्कैटर्ड अवे, वो आप मतलब बिखर गया, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स में गेट स्कैटर्ड। अब बचे हैं ऑरेंज एंड रेड, और जैसे ही आप ऑरेंज तक आते हो, ऑरेंज स्कैटर होने के बाद अब इस लाइट रे में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर बचा है, रेड। तो नाउ यू आर हैविंग ओनली रेड कलर। तो जब ये आपकी आईज तक पहुंचेगा तो आपकी आईज में जो सेल मतलब जो लेंस होता है वो उसकी इमेज बनाएगा। तो जो लाइट आप तक एंड तक पहुंचेगी तो आपको लगेगा ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आ रही थी वो किस कलर का है, रेड कलर का। आपको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट आया है क्योंकि इसमें बाकी सारे कलर तो हट गए हैं, वो सारे स्कैटर अवे हो गए, तो आपकी आईज तक कौन सा कलर पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ रेड। तो आपको क्या लगेगा कि दिस सन इज ऑफ रेड कलर। समझ में है। और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि नून के टाइम पे सन व्हाइट क्यों होता है, कोई बता सकते हैं। यही सन जो आपको सनराइज के टाइम पे रेड, यस प्लीज मैम, बिकॉज इससे शॉर्टर हो जाती है और सारी लाइट वेरी गुड वेरी गुड। ना देखो आप लोगों को मोस्टली रीजंस पता है, बस एक राइटिंग हैबिट अच्छे से आंसर, ठीक है, वही 3 to 4 लाइंस का आंसर अच्छे से लर्न करो, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। समझ में है। अब देखो ये सनराइज में यही हुआ। अब सनसेट के टाइम पे क्या है, सन ये पूरा यहाँ से राइज होके अब यहाँ से इधर की तरफ होराइजन से नीचे आ रहा है, ठीक है। जब नीचे आएगा तो इसको बोलते हैं सनसेट। तो अब ये बताओ अभी भी क्या होगा, अभी भी अब ये जो लाइट रे अब वो आपके आईज तक यहाँ से आएगी, तो फिर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है क्योंकि होराइजन से यहाँ का आप तक का डिस्टेंस लंबा है। तो फिर से क्या होगा, जितने कलर्स है विबग्यो के वो सारे के सारे स्कैटर हो जाएंगे और आप तक कौन सा कलर पहुंचेगा, रेड। तो आपको क्या लगेगा कि कौन से कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है। अब देखो जब नून के टाइम पे सन आपके बिल्कुल ओवरहेड पे होता है, नून के टाइम पे जो सन होता है इट इज एट योर ओवरहेड, वो आपके बिल्कुल जस्ट सर के ऊपर समझ लो उस पोजीशन पे होता है। तो अब यहाँ से जब कोई लाइट रे आएगी तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और ऐसे आप देखो तो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो जब लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम मिलेंगे उस रास्ते में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम मिलेंगे तो वो क्या होगी, लेस स्कैटर्ड होगी। जब लेस स्कैटर्ड होगी तो आपकी आईज तक मोस्टली कैसा कलर पहुंचेगा, व्हाइट कलर, मतलब व्हाइट लाइट ऑलमोस्ट एक जैसी पहुंच जाएगी आप तक। तो आपको क्या लगेगा जो सन है वो कैसे किस कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का। नून में आपको सन किस कलर का दिख रहा है बेटा, व्हाइट कलर का। समझ में आया। तो इसलिए कलर जो होता है आपको सन का चेंज होते हुए दिखता है। कभी आपको सन बहुत येलोइश दिखता है, कभी आपको ऑरेंजिश दिखता है, कभी आपको रेडिश दिखता है, लेकिन कभी आपको ब्लू और वैसा नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ब्लू और वायलेट या इंडिगो या ग्रीन कलर जो बहुत जल्दी क्या होते हैं, स्कैटर्ड अवे हो जाते हैं। समझ में आ गया। और आपको सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इतने ही टॉपिक हैं आपके पूरे कोर्स में और इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आपको समझ में आए, आपको ये डायग्राम मतलब ऐसे डायग्राम स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर आ जाए तो ऐसे बनाना होगा। और जैसे इसमें आया था एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में, तो आपको क्या बनाना था, जैसे आपको सन यहाँ पे दिख रहा है तो आपको दिखाना था कि अब इसकी
एपरेंट पोजीशन कहाँ दिखेगी आपको? आपको लगेगा कि सन यहाँ कहीं पर है, ठीक है। एपरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखेगी, रियल पोजीशन ये है। तो ये डायग्राम आपका था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला और ये आपका स्कैटरिंग का है। क्लियर? Yes, ma'am. So these are the topic. Students, those who are on teams, any doubt? Anyone? No, ma'am. Okay. No, ma'am. See, you know that chapter 11 and chapter 10 are coming in exam. Test series 2 आपका कल से start हो रहा है। Yes, ma'am. Test series 2 is starting from tomorrow only, and you are going to have your science exam on 19th. तो उसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर आ रहे हैं और अभी जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। Nobody will leave any question. कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर आपको उस क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिख दो। अगर आपको उस टॉपिक का कुछ याद है, आप उसे लिख दो। नेवर लीव अ क्वेश्चन होल्डली। आप अगर क्वेश्चन छोड़ के चले आ रहे हो तो ये मत करना। इवन एमसीक्यूज में मैंने देखा काफी सारे बच्चों ने एमसीक्यूज ही छोड़ दिए हैं। दे हैव नॉट द ऑप्शन ऑल। अरे ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में आप एबीसीडी आप वैसे भी गेसिंग ही कर सकते थे कि आप कुछ गेस करके करेक्ट कर दो। अंडरस्टूड? यू सम क्वेश्चन फॉर वर्क, आपको ये करना है। These are 5 questions that you have to do in your practice copy. आपको इनके आंसर्स एनसीईआरटी से ही लिखने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इफ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी इन राइटिंग आंसर, आप मेरे को मैसेज करो पर्सनल पे मेरे कि मैम मुझे ये वाला आंसर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें। तो आई विल सेंड यू द आंसर, ठीक है। सेक्शन इसका आपको जरूर ध्यान देना है। देखो अपना करियर बर्बाद मत करो बेटा। बोर्ड से आपकी परसेंटेज बनती है, आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इसी से स्ट्रीम्स मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए आगे। तो प्लीज बी सिंसियर, अभी से सिंसियर हो जाओ। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप 1 महीने भी लग के मेहनत कर लेते हो तो आप यू विल स्कोर अबव 80% और 90%, ठीक है। तो मेहनत करो थोड़ा सा, आपका सबका अच्छे से हो जाएगा। सो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस that you have to revise at home and you have to write down their answers, and if there is any diagram in any of the question, आपको उसका डायग्राम भी बनाना है। बुक में सारे डायग्राम दिए हुए हैं, मैंने बना के भी आपको दिखाए हैं, कई बार दिखाए हैं। और आपको किसी टॉपिक में और भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने हर टॉपिक का डिटेल में वीडियो बना रखा है, एंड दैट ऑल आर प्रेजेंट ऑन माय चैनल। तो आप एक बार उसको जाकर प्लीज फिर से जाकर रिवाइज कर लो। क्लियर? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स ऑन टीम्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज डू सो, ठीक है। आपको मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, और अपनी राइटिंग की हैबिट डालिए। यूज ब्लैक पेन, ब्लू पेन, है ना, हेडिंग्स डाल के अच्छे से, जैसे मैंने अभी बताया ना, यू कैन राइट डाउन। आप अच्छे से हेडिंग डालिए, उसके सब टॉपिक्स लिख दीजिए, उनको अच्छे से ब्लू पेन से लिखिए। यू कैन यूज योर पेंसिल कलर्स यू कैन यूज फॉर मेकिंग द डायग्राम्स। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है, तभी यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। समझ में आया? और कोशिश करो अच्छे से उसको राइटिंग हैबिट डालने की। रोज आंसर लिख के प्रैक्टिस करो तो आप अच्छे से स्कोर कर ले जाओगे।